वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको अपने बिजनेस को बंद करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, बिजनेस को बंद करना है। एंडिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को बंद करना है। तो बिजनेस के बंद करते टाइम हमें बिजनेस की सारी एसेट्स को सेल करना है। उससे जो पैसे आएंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। इन दोनों काम के लिए एक अकाउंट खुलता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, असेट्स को बेचने के लिए और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए एक अकाउंट खुलता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये सिर्फ दो काम के लिए खुलता है। सेकेंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स लोन की, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की, और लास्ट में एक खुलता है कैश और बैंक अकाउंट। वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया। तो ये 4 नेसेसरी अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। बैलेंस शीट में कैश होता है तो कैश अकाउंट, बैंक होता है तो बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टेप से जो मैंने आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग बताया कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर सोल्ड ऑफ, ठीक है, बिजनेस की सारी असेट्स को सेल कर दिया जाता है। एंड रियलाइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स, रियलाइजिंग दैट मीन्स रिसीविंग फ्रॉम द सेल ऑफ असेट फर्स्टली पेड टू आउटसाइड लायबिलिटी। तो असेट को बेचने के लिए और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए एक अकाउंट खुला है रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ तक तो असेट बिकती है और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है, उसकी एंट्री मैंने आपको बता दिया। सेकंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स लोन के लिए, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की, क्योंकि सारी चीज़ें बिजनेस की लायबिलिटी है। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ऑनर पैसे लगाता है, फिर वो लोन देता है, फिर हम आउटसाइडर से लेते हैं। लेकिन जब बिजनेस बंद कर रहे हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं। कैसे कि सबसे पहले आउटसाइडर असेट को बेचेंगे, उससे पैसे आएंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर्स लोन की पेमेंट करेंगे। सबसे पहले सबसे लास्ट में जो ऑनर ने जितनी भी कैपिटल लगाई है होल कैपिटल इज़ रिफंडेड टू ऑनर, सारी कैपिटल ऑनर को वापस कर दोगे, ठीक है। अब बच्चे आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना कि आपको कि पहले पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश और बैंक। नो, ये आपको मतलब चारों फॉर्मेट इकट्ठे खींचने हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैलेंस शीट गिवन होगी, क्योंकि असेट को बेचना है तो हमें पता कैसे चलेगा बिजनेस में कैसी असेट है और किन लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको गिवन होगी बैलेंस शीट। तो यहाँ आपके पास सारी असेट साइड असेट्स होंगी या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको मैंने सारी एंट्री हर चीज़ की बता दी है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, असेट्स को बेचने वाली जो एंट्री मैंने बताई है, जैसे जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये अकाउंट बनेंगे, एंट्री सोच के पोस्टिंग करते जाएंगे हम। देखना यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से लेते हुए सारी चीज़ों को लेते हुए नीचे जैसे जैसे असेट को बेचने को कहेगा हम सारे अकाउंट में उसकी एंट्री डालते जाएंगे। आप ऐसा कभी मत कर लेना कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ फिर पार्टनर्स लोन। सारे फॉर्मेट खींच लो। बैलेंस शीट में एक स्टेप बताऊंगी मैं अभी सम करते टाइम, वो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। बैलेंस शीट की असेट साइड से एंट्री स्टार्ट करनी है, यहाँ से ऐसे करना, ठीक है। तो देखना हम कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है बच्चे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलस्ट्रेशन में अभी एंट्रीज हैं, ये अभी हम चैप्टर के एंड में करेंगे। आपको आज मैं जो बता रही हूँ वो इलस्ट्रेशन 4 से स्टार्ट करना है। एंट्रीज वाला अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे आएंगी, ठीक है। तो हम इलस्ट्रेशन 4 से स्टार्ट करते हैं। देखना देखो ध्यान से, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। आपको इस डेट की बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में देखो क्या है, कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस, डेटर्स,
प्रोविज़न है, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, कैपिटल के बैलेंस। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व, दैट मीन्स वाइंड अप, दैट मीन्स लिक्विडेशन। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। पार्टनर ने इस डेट पर फर्म को डिसॉल्व मतलब बंद करने का डिसीज़न किया। जिस डेट पे फर्म डिसॉल्व होती है आपके पास उसकी बैलेंस शीट होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डिसॉल्यूशन के टाइम हमने असेट्स को बेचना है और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। तो बिज़नेस में कितनी असेट लायबिलिटी है वो तो बैलेंस शीट से ही पता लगेगा ना। तो जिस डेट पे फर्म डिसॉल्व होती है उस डेट की मेरे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सारी असेट्स लायबिलिटीज़ है। अब देखना, द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। असेट रिलाइज एज फॉलोज। रिलाइज मतलब रिसीव, असेट को बेचने से ये रिसीव हुआ है। स्टॉक से 45, देखो हमारे पास स्टॉक था 54 समथिंग, 54,800 का, लेकिन बिकने वाला प्राइस बैलेंस शीट के नीचे होगा। बैलेंस शीट के अंदर जो होती है वो बुक वैल्यू होती है। ठीक है, असेट कितने में बिकी उसका रिलाइज प्राइस बैलेंस शीट के नीचे होगा। स्टॉक से रिलाइज हुआ है 45, मशीनरी से 20% लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 20% कम रिलाइज्ड हुआ है। अभी मैं आगे बताती हूँ बोर्ड पे। डेटर से 35 रिसीव हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 30 मोर। तो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दी हुई है? 120, 30 मोर करोगे 150 रिसीव हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सारा दिया हुआ है कि असेट कितने में बिकी, इतने इतने में बिकी हैं। क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर कितना कम लेने को एग्री हो गए? 5% कम। ठीक है, कम लेने को एग्री हो गए, इसका मतलब क्रेडिटर की पेमेंट 5% कम करनी है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, असेट्स को बिकवाने के जो एक्सपेंसेस हैं वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। अमाउंटेड टू ₹1200, इतने हुए। प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड गिव नेसेसरी अकाउंट। इस सम को मैं पहले आपको अकाउंट नेसेसरी अकाउंट में बनाने होते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट में देखो कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस होता है तो बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, और जर्नल एंट्री। पहले मैं इस सम को आपको अकाउंट से बताती हूँ कि अगर अकाउंट से बनाने आते हैं तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इसी सम को विदाउट अकाउंट एंट्री से बताती हूँ। लेकिन अकाउंट बनाने के लिए आपको हर एक चीज़ की एंट्री आनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस सम को करते कैसे हैं। असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ जहाँ जहाँ जानी चाहिए ऐसे चलते हैं हम, यहाँ से यहाँ ऐसे चलेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से पढ़ते हुए जो जो एंट्री होनी होती है ऐसे सारी, लास्ट में जब हम यहाँ पहुँचेंगे मेरा सम हो जाएगा। लेकिन इसको पूरा करने के लिए मुझे एंट्री आनी चाहिए, जो मैंने कल लास्ट लेक्चर में सिखाई है, फर्स्ट ए और बी में सिखाई है। शुरू करेंगे असेट साइड से, ऐसे यहाँ से सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नीचे ऐसे आएंगे, यहाँ पे मेरा सम ख़त्म हो जाएगा। तो देखना इस सम को एंट्री से कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बच्चे पहले मैं इस सम को आपको बता रही हूँ एंट्री से। ठीक है, आपको पता है लेजर अकाउंट बोले नेसेसरी, तो नेसेसरी में सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स लोन अकाउंट तब बनेगा जब चेक करो आपके पास बैलेंस शीट में पार्टनर्स के लोन वाली लायबिलिटी है। इलस्ट्रेशन 4 खोल के बैठनी है आपने। आप चेक करो कि आपके पास बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पार्टनर लोन है, नहीं है, तो हमें उसकी पेमेंट ही नहीं करनी। जब पार्टनर लोन ही नहीं है तो हम पे क्या करेंगे? इसका मतलब हमने पार्टनर से लोन ही ले लिया। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले आउटसाइडर की पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर लोन की। तो पार्टनर लोन तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो पार्टनर लोन अकाउंट नहीं बनेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो 4 नेसेसरी अकाउंट खोलते हैं हम, देखना ध्यान से। सबसे पहला अकाउंट मैं बना रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट।
बच्चों इससे लास्ट चैप्टर में आप खोलते थे रिवैल्यूएशन, क्योंकि वहाँ आप असेट्स का वैल्यूएशन कर रहे थे कि असेट कितने से इंक्रीज़ हो रही है, असेट कितने से डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ आप असेट को बेच रहे हो तो रियलाइज्ड होगा, मतलब रिसीव होगा, उसी से बना है रियलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे वैसे तो बनता है पार्टनर्स लॉन अकाउंट, लेकिन इस टाइम नहीं है, तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 2, ए और बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी पर्टिकुलर, वहाँ भी लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। फिर बनता है कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में कैश होता है तो कैश, बैंक होता है तो बैंक। लेकिन इस टाइम मेरे पास बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस है, कैश एट बैंक, बैलेंस ऑफ बैंक, तो बैंक अकाउंट में लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब तीनों फॉर्मेट मैंने देखो इकट्ठे बनाए, तीनों फॉर्मेट मैंने इकट्ठे बनाए हैं, ठीक है। तीनों फॉर्मेट मैंने इकट्ठे बनाया। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आप इसको सम कैसे स्टार्ट करो। एक तो अकाउंट बनाने के लिए एक एक एंट्री आनी चाहिए। आपने स्टार्ट करना है बच्चे बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करना है। बैलेंस शीट की कौन सी साइड से स्टार्ट करना है? असेट साइड से स्टार्ट करना है बैलेंस शीट की, ठीक है। एक बार मेरी बात को ध्यान से देखो, जैसे ये बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप देखो इलस्ट्रेशन 4 में सबसे पहले किसका बैलेंस दिया हुआ है? बैंक का। आपको पता है सबसे पहले हमने क्या स्टेप लेना है? सारी असेट्स को, सबसे पहला स्टेप होता है असेट को बेचना है। तो मैंने कहा था आपको असेट को एक साथ, एक एक असेट को अलग अलग नहीं बेचोगे, पहले एक जगह इकट्ठा करो। कौन से अकाउंट में इकट्ठा करो? रियलाइजेशन में। तो जितनी भी सारी असेट है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। लेकिन कैश और बैंक का बैलेंस बिकता नहीं है, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इसलिए इसका एक सेपरेट अकाउंट खुला है, बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ इलस्ट्रेशन में कैश एट बैंक, तो बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता, तो बैंक का बैलेंस मेरी असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, तो ये अपने अकाउंट में बैलेंस में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक के पैसे मेरी असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, कि मेरे पास इतना बैंक का बैलेंस है, ठीक है, 7000। इसको छोड़कर जितनी भी बैलेंस शीट में ये सारी असेट्स दी हुई हैं, सिर्फ बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में, बाकी जितनी भी सारी असेट्स हैं ऑल असेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी असेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर दो? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो ट्रांसफ़र करो। आप देखो आपके पास कौन कौन सी असेट्स हैं? डेटर्स, इलस्ट्रेशन 4 खोल के बैठनी है। डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। और बैलेंस शीट वाली वैल्यू बुक वैल्यू होती है। तो अभी मैं असेट को बेच नहीं रही, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ सारी। और कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफ़र होती है? बुक वैल्यू पे, क्योंकि अभी मैं बेच नहीं रही। जो बैलेंस शीट में प्राइस है वो बुक वैल्यू है, जितने में बिकेंगी वो रियलाइज प्राइस है। अभी तो मैं सारी असेट को एक जगह ट्रांसफ़र कर रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट खुलता है असेट्स को बेचने के लिए और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए। तो सारी असेट्स और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़, असेट को बेचने से पहले असेट को इसमें ट्रांसफ़र करो, आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने से पहले वो भी इसमें ट्रांसफ़र करो, क्योंकि ये दो कामों के लिए खुला है। तो सारी असेट और लायबिलिटी इसमें ट्रांसफ़र होती हैं। तो बैंक का बैलेंस इसमें लिखने के बाद जितनी भी सारी असेट्स हैं वो सारी ट्रांसफ़र करो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बताओ कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? असेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट, डिक्रीज़ पे क्रेडिट, क्योंकि मुझे उनका बैलेंस ख़त्म करके रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो देखना एक बारी क्या एंट्री होगी, बताना कौन कौन सी असेट है। डेटर, डेटर का डेबिट बैलेंस है, डिक्रीज़ पे क्रेडिट। डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू लेनी है 40, ठीक है। क्यों ओरिजिनल लेनी है अभी बताती हूँ, 40। उसके बाद और कौन सी असेट है? स्टॉक प्रोविज़न का भी बताती हूँ। स्टॉक डेबिट है, डिक्रीज़ पे क्रेडिट। स्टॉक 54,800 ये। नेक्स्ट है मशीनरी।
असेट डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। मशीनरी, मशीनरी है 40,000। नेक्स्ट है बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। आप बताओ बैलेंस शीट वाली वैल्यू बुक वैल्यू है, जो रियलाइजेशन में हम ट्रांसफ़र करते हैं वो बुक वैल्यू पे करते हैं। असेट का डेबिट बैलेंस था, यही असेट्स थी, सारों को मैंने ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया। बताओ सारी असेट को मैंने कहाँ ट्रांसफ़र किया? रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र किया? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। ये फर्स्ट एंट्री होती है बच्चे। बैंक का बैलेंस बैंक में आ जाता है क्योंकि वो बिकता नहीं है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता इसलिए, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट खुला असेट्स को बेचने के लिए और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए। तो कैश और बैंक का बैलेंस तो मेरे पास पैसे ही हैं, वो पेमेंट के लिए डायरेक्ट यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में, ठीक है। बैंक के पैसे मेरी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, इसलिए यहाँ से लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद सेकेंड स्टेप असेट साइड से जो स्टार्ट कर रहे हो, सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो बुक वैल्यू पे। जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो बुक वैल्यू है। बच्चे ये एंट्री बताई थी मैंने आपको, तो बताना ये एंट्री क्या हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये बता है सारी की सारी एंट्रीज। तो अब मुझे बताओ ये एंट्री कहाँ जाएगी? आपको पता है अकाउंट बनाने के लिए हमें एंट्रीज आनी चाहिए, पोस्टिंग करने आती है। तो बताओ रियलाइजेशन एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये एंट्री रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी। तो रियलाइजेशन के डेबिट में इतना लिखना है, लेकिन एंट्री का अपोजिट कैसे कैसे लिखा होगा? रियलाइजेशन के डेबिट में एंट्री का अपोजिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी एंड टू लैंड एंड बिल्डिंग। सारी असेट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये बुक वैल्यू है। डेटर कितने ट्रांसफ़र किए? 40। स्टॉक कितना ट्रांसफ़र किया? 54,800। ये 40,000, ये 1,20,000। तो असेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू पे हमने सारी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। इस सम में तो मैं आपको एंट्री बता रही हूँ लिख के कि आपको पता लगे कि यहाँ ये क्यों लिखी गई है। लेकिन जब भी अकाउंट आते हैं आपको विदाउट एंट्री दिमाग में होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट एंट्री बच्चे, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। उसके बाद बीच में रह गया बच्चे प्रोविज़न। इसका क्या करना है? ध्यान से सुनना बच्चे। आपको पता है यहाँ मैंने डेटर कितने ट्रांसफ़र किए हैं? 40। जबकि बैलेंस शीट में चेक करो आपके पास अमाउंट में जो डेटर दिए हैं वो 38,200 दिए हैं। कितने दिए? 38,200। तो आपके पास डेटर का बैलेंस तो 38,200 है, तो डेबिट उतने से हुआ पड़ा है, तो डिक्रीज पे क्रेडिट भी उतने से होना चाहिए। तो मुझे उतना ट्रांसफ़र करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैंने डेटर पूरे ट्रांसफ़र किए हैं। यहाँ पे डेटर क्या किए हैं? पूरे ट्रांसफ़र किए हैं 40। तो अब मुझे बताओ, मुझे इसमें से प्रोविज़न लेस करना है 1,800 का। इसमें से प्रोविज़न लेस करना है क्योंकि मेरे पास अमाउंट जो डेटर की है, बैलेंस शीट में जो बैलेंस है 38,200 है। या तो मैं डेटर 38,200 पे ही ट्रांसफ़र करूँ तो प्रोविज़न का अफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें प्रोविज़न का अफेक्ट नहीं ख़त्म करना, हमें डेटर पूरे ट्रांसफ़र करने हैं। तो अब मैंने डेटर पूरे ट्रांसफ़र करने हैं, तो यहाँ से प्रोविज़न लेस करूँ, लेकिन यहाँ पे प्रोविज़न आप लेस नहीं कर सकते। उसका दूसरा अफेक्ट बताओ। यहाँ से मैं प्रोविज़न को लेस करूँ, ये डेबिट साइड है, प्रोविज़न को यहाँ से लेस करने की बजाय डेबिट में से लेस करना क्या होता है? क्रेडिट। तो प्रोविज़न को अपोजिट में ट्रांसफ़र कर दो, ये डेटर को ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर देगा। डेटर को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? डिक्रीज़। 38,200 से ही डेटर रह जाएंगे, ठीक है। देखो मैं प्रोविज़न को यहाँ से लेस करूँ, लेस प्रोविज़न 18 करके 38,200 लिखूँ। ये कौन सा साइड है? डेबिट। मैं प्रोविज़न यहाँ लिख नहीं रही, प्रोविज़न को यहाँ से लेस कर रही हूँ डेबिट में से। डेबिट में से लेस करना क्या होता है? क्रेडिट। तो प्रोविज़न को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो अपोजिट साइड में। इसकी आपको पता है प्रोविज़न क्या नाम है, लिखा नहीं जा रहा, डेबिट में लिखा नहीं हुआ, डेबिट में से लेस है, तो प्रोविज़न का बच्चे क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, ठीक है। तो डिक्रीज पे क्या करोगे? डेबिट। और इसे भी आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? रियलाइजेशन में।
क्योंकि आज बिजनेस बंद हो रहा है, हमें हर एक चीज़ के बैलेंस ख़त्म करने, या तो आप डेटर पूरे 38,200 ही करो, प्रोविज़न का इफेक्ट ही खत्म हो जाए। अगर आपने डेटर पूरा किया है तो इसका प्रोविज़न भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो, लेकिन अपोजिट साइड में। तो बताओ एंट्री क्या बन रही है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने के थे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, 18। तो मतलब मेरी बात को सुनना, आप यहाँ डेटर पूरे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इन डेटर को कम करने के लिए प्रोविज़न यहाँ से लेस ना करके अपोजिट में ट्रांसफ़र किया। कहाँ ट्रांसफ़र किया, अपोजिट। तो इस एंट्री ने डेटर को ऑटोमेटिकली कम कर दिया कि 38,200 से ही डेटर रहेगा। क्लियर और नॉट। अभी तो मैं सारी असेट का बैलेंस ख़त्म करके ट्रांसफ़र कर रही हूँ, अभी तो मैंने सेल नहीं किया असेट को। तो आप देखो यहाँ पे बच्चे, बैंक का मैंने बैंक में बैलेंस ही सारी असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, डेटर यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, इसके प्रोविज़न को यहाँ से लेस नहीं करना, अपोजिट में ट्रांसफ़र करना है, तो ये इसको ऑटोमेटिकली कम करेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब आ जाओ बच्चे लाइबिलिटी साइड पे। ये साइड मैंने पूरा देख लिया। अब इसके अंदर नज़र आ रहे हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर होती है आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए भी कौन सा अकाउंट खुला है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की डायरेक्ट पेमेंट नहीं करोगे, इसको भी पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। डिक्रीज पे डेबिट, और कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, रियलाइजेशन में। तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफ़र होता है, बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट वाली वैल्यू है। तो 20,000। तो एंट्री हुई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बताओ हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में 20, एंट्री का अपोजिट बाय क्रेडिटर। ये फर्स्ट सम है जो मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ कि एंट्री के थ्रू कैसे हो रहा है। उसके बाद मैं सिर्फ एंट्री बोलूँगी और उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चे, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला। रियलाइजेशन अकाउंट असेट और लायबिलिटी की पेमेंट के लिए खुला है, मैंने सारी असेट ट्रांसफ़र कर दी, सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट में बच्चे दिया हुआ है क्रेडिटर्स के बाद कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल की पेमेंट के लिए खुला है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखो। इसमें से ये खुला है असेट और आउटसाइड लायबिलिटीज़ के लिए, तो इसमें सिर्फ असेट और आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, कैपिटल की पेमेंट के लिए कैपिटल अकाउंट खुला है, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखो, बैलेंस शीट वाला। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ से स्टार्ट करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150, 90, ये होगा 150 है 90। देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, जो चीज़ जहाँ जहाँ जानी चाहिए यहाँ तक मैं आ गई। अब असेट कितने में बिकी वो सारा प्राइस नीचे दिया होगा। ठीक है, अब हम उनकी एंट्री स्टार्ट करेंगे। एक एक लाइन की मैंने एंट्री बताई हुई है, सिर्फ आपको एंट्री करते जाना है और उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करते जाना है इन अकाउंट्स में। सुनो, बैलेंस शीट के नीचे से, बैलेंस शीट के असेट साइड से स्टार्ट करते हुए लायबिलिटी पे नीचे आते, जो जो चीज़ जहाँ जहाँ आनी चाहिए मैंने सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी है, जो जो चीज़ आनी चाहिए। अब देखना आगे क्या है। उसके बाद है बच्चे, पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। अबव मतलब जिस डेट की बैलेंस शीट बनी है उस डेट पर डिसाइड किया गया कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। जिस डेट पे फर्म डिसॉल्व होती है उस डेट की हमारे पास बैलेंस शीट होनी बहुत ज़रूरी है। देखो है भी सही। असेट रियलाइज एज फॉलोज। असेट से कैसे रियलाइज हुआ, मतलब बेचने से जितना रिसीव हुआ उसे हम रियलाइज प्राइस कहते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो प्राइस है वो बुक वैल्यू है, मतलब हमारे पास असेट थी इतने की, बिक तो कम या ज़्यादा में भी सकती है ना। ठीक है, तो वो कितने में बिकी वो सारे प्राइस बैलेंस शीट के नीचे होंगे, तो रियलाइज प्राइस जिसे कहते हैं। तो असेट रियलाइज एज फॉलोज। तो देखना, स्टॉक, स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ बच्चे, 45। रियलाइज मतलब स्टॉक को बेचने से इतना रिसीव हुआ। अब बताओ स्टॉक बिका, तो स्टॉक को बिकने की एंट्री क्या होगी। स्टॉक बिकेगा तो मेरे पास आएगा क्या, कैश, लेकिन कैश नहीं यूज़ करेंगे, बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक, तो मेरे पास पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। स्टॉक बिका है तो टू स्टॉक आएगा। बताओ स्टॉक आएगा, ये एंट्री होगी। स्टॉक इतने में बिका है, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। फर्नीचर बिकेगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बताओ ये होगी या मैंने कुछ बेस में कुछ क्लियर किया था। बच्चे आपको पता है
आप इस टाइम असेट का कोई भी नाम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपने असेट को डायरेक्ट नहीं बेचा, आपने असेट को बेचने से पहले सारी असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया है। आपके पास असेट के डेबिट बैलेंस थे, आपने डिक्रीज पे क्रेडिट किया है। पहले टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, और सारी असेट को आपने कहाँ ट्रांसफ़र किया है? रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया। आपके पास डेटर का डेबिट बैलेंस था, डेटर का बैलेंस खत्म, डिक्रीज पे क्रेडिट। स्टॉक का डेबिट बैलेंस था, डिक्रीज पे क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, सबका बैलेंस खत्म हो चुका है। और आपने सारी असेट को पहले कहाँ ट्रांसफ़र किया? रियलाइजेशन। अब सारी असेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन। ठीक है, तो अब जब असेट बिकेगी, अब स्टॉक का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि डबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक का डेबिट बैलेंस था, डिक्रीज पे क्रेडिट कर दिया, बेचते टाइम फिर आप क्रेडिट करोगे तो डबल क्रेडिट हो जाएगा। तो अब सारी असेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन। अब कोई भी असेट बिकेगी, असेट के नाम से नहीं जाएगा, किस नाम से क्रेडिट करोगे? रियलाइजेशन के नाम से क्रेडिट करोगे, क्योंकि सारी असेट को अब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन। कितनी भी असेट बेच लेना, तभी तो ये किया है कि सारी असेट को एक जगह इकट्ठा कर लो, फिर बिकने की एक ही एंट्री में ख़त्म हो जाएगा सारा सम। ठीक है, क्योंकि हमने सारी असेट के बैलेंस खत्म करके सारी असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया। अब जब असेट बिकेगी तो सारी असेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन। सारी असेट किस नाम से डेबिट पड़ी हुई है? तो जब असेट बिकेंगी तो क्रेडिट रियलाइजेशन होगा, ना कि असेट का नाम होगा, क्योंकि मेरे पास असेट का अब क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है, क्योंकि असेट को बेचने से पहले मैंने उनके सारे बैलेंस ख़त्म कर दिए हैं और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो सारी असेट और आउटसाइड लायबिलिटी किस नाम से पड़ी हुई है? रियलाइजेशन के नाम से। तो अब जब स्टॉक बिकेगा तो एंट्री असेट जाएगी और पैसे आएंगे, मतलब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बेशक से कोई भी असेट बिक जाए, क्योंकि हमने सारी असेट को ट्रांसफ़र किया है। तो ये सारी असेट की एक ही एंट्री हो जाएगी। बताओ स्टॉक कितने में बिका है? 45। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो लाइन क्या कह रहा है? मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है बैलेंस शीट वाली वैल्यू, तो मशीनरी से कितना रियलाइज़ हुआ है? बुक वैल्यू से 20% लेस। मशीनरी देखो बैलेंस शीट में कितने की है? 40 की है। 20% लेस, तो मशीनरी का 20% कितना होगा? 8। तो 8 लेस, तो बताओ इससे कितना रिसीव हुआ है? 32। तो मशीनरी बिकी है 32 में, तो मशीनरी से रियलाइज़ हुआ है बच्चे 32। स्टॉक इतने में बिका है, रियलाइज़ हुआ है इससे, मशीनरी से इतना रिसीव हुआ है। ठीक है, डेटर से 35, डेटर असेट से कितना रिसीव हुआ है? 35। उसके बाद उसने कहा है बिल्डिंग से कितना? 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बैलेंस शीट वाली वैल्यू, तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 120 की और 30 मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 30 मोर। इसका मतलब बिल्डिंग से कितना रियलाइज़ हुआ है? 150, बिल्डिंग 150 में बिकी है। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट में बाहर इकट्ठा कर लो टोटल प्राइस कि इतने में बिकी है। तो स्टॉक इतने में बिका है, मशीनरी इतने में, डेटर इतने में, बिल्डिंग इतने में। तो ये सारी असेट का जो टोटल है वो है 2,62,000, 2,62,000 इतने में बिकी है। तो इसकी बचे एक ही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि असेट बेचते टाइम असेट का क्या नहीं लिखना? नाम नहीं लिखना, क्योंकि हम असेट का बैलेंस ख़त्म कर चुके हैं। असेट को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया, इसलिए जब असेट बिकेगी तो रियलाइजेशन के नाम से जाएगी, अपने नाम से नहीं जाएगी। तो एक ही एंट्री हो जाएगी। तो सारी असेट की एक मैंने इकट्ठे पढ़ लिया, तो टोटल सारी असेट बिक रही है 2,62,000 में, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक ही एंट्री। ठीक है, तो एक ही एंट्री में ख़त्म हो गया। ये देखो पूरा सम ही, बहुत सारी लाइनें लिखी होती तो एक ही एंट्री में ख़त्म हो गया। तो असेट को सेल करने की बची एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारी असेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन। तो एंट्री अभी मैंने देखे कि टोटल 4 असेट जो थी वो इतने में बिकी है, 2,62,000 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आपको एंट्री सोच ली, बनाने हमें अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करो। ठीक है, तो बताओ बैंक पोस्टिंग करने आती है ना, तो बताओ रियलाइजेशन एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखूं क्या? बाय बैंक, और अमाउंट कितनी लिखनी है? 262। लेकिन जो असेट को बेचने वाला प्राइस है ना, उसको डायरेक्ट 262 मत लिख देना, किस किस चीज़ से आया वो लिखना। स्टॉक से आया 45,
मशीनरी से 32, ऐसे एक्सप्लेनेशन देनी है। डेटर से 35 और लैंड एंड बिल्डिंग से 150। मतलब ये बैंक में जो 2 आए हैं वो किस वजह से आए, तो यहाँ लिखना है ये 260। एक्सप्लेनेशन देने हैं। एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा 262 एंट्री का अपोजिट बाय बैंक। लेकिन ये 262 आए कैसे, ही आपने एक्सप्लेनेशन देनी है इस तरह से कि सारी एसेट की बिकने की एंट्री तो एक हो रही है लेकिन कैसे आया वो। लेकिन आपको पता है बताना ये एंट्री कहीं और जाएगी। एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के तो क्रेडिट में आ गया बाय बैंक। तो बताओ बैंक एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, तो बैंक अकाउंट भी तो खुला हुआ, तो बैंक के डेबिट में 262 एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, टू रियलाइजेशन। लेजर पोस्टिंग आती है ना, इस तरह से करते हैं। देखो मैंने बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया बाय बैंक। बैंक एंट्री में डेबिट है, बैंक के डेबिट में एंट्री का अपोजिट टू रियलाइजेशन। तो मैंने कल बेस करते टाइम आपको बताया था कि बैंक के लिए कोई अलग एंट्री होने की ज़रूरत नहीं है, कि इस अकाउंट को बनाते टाइम कोई भी एंट्री में बैंक आएगा तो उसका इफेक्ट बैंक अकाउंट में पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट पूरा होता जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ मैंने सारी एसेट्स को बेच दिया, आगे पढ़ती हूँ मैं लाइन। मैंने बिल्डिंग तक पढ़ लिया था, आगे इलस्ट्रेशन 4 में और पढ़ो। क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर कितना कम लेने को एग्री हो गए, 5% लेस। इसका मतलब क्रेडिटर की पेमेंट 5% कम करनी है। तो चेक करो अंदर क्रेडिटर हैं कितने के, 20। इनकी पेमेंट 5% कम करनी है, 1000। तो बताओ क्रेडिटर की पेमेंट कितनी करनी है, 19। अब आप कहोगे क्रेडिटर की कम पेमेंट करना मेरे लिए प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएगा। बच्चे इस टाइम आपको ये ध्यान नहीं देना, आप असेट बेचते जाओ। कम में बिक रही है प्रॉफिट हो रहा है, कम में बिक रही है लॉस हो रहा है, ज़्यादा में बिक रही है असेट प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन निकालेगा। आपको ये नहीं देखना कम में बिक रही है, आप बिकने की एंट्री करो जितने से भी हो रही है। रियलाइजेशन अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस निकालता है वो इसी वजह से निकाल रहा होता है कि आपने सारी एसेट इसमें डाली है, आप बिकने की पेमेंट की एंट्री सारे डालते जाओ। तो ये जो इसका प्रॉफिट और लॉस आता है वो इसी वजह से आता है कि कोई एसेट ज़्यादा में बिक्री होती है, कोई एसेट कम में बिक्री होती है। तो आपको एक एक एसेट का प्रॉफिट और लॉस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो इस टाइम एसेट को बेचना है, बेचने की एंट्री डालते जाओ। रियलाइजेशन में लायबिलिटी की पेमेंट है, करते जाओ कम या ज़्यादा। प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट निकालेगा। ठीक है, अब सुनना। तो बताओ क्रेडिटर की पेमेंट कितनी करनी है, 90। तो अब बताओ क्रेडिटर की पेमेंट की एंट्री क्या करूँ, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डिक्रीज पे डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैलेंस शीट में बैंक है इसलिए बैंक यूज़ करना। लेकिन मुझे बताओ क्या क्रेडिटर यूज़ होगा, नहीं। किस लिए नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने से पहले हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ की डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे। हमने पहले बैलेंस शीट में जितने भी असेट और लायबिलिटीज़ के बैलेंस थे सारे कहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, रियलाइजेशन में। तो क्रेडिटर का बैलेंस नहीं है मेरे पास। देखो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस था, मैंने डिक्रीज पे डेबिट किया और मैंने इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया था, रियलाइजेशन में। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस था, डिक्रीज पे डेबिट और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, रियलाइजेशन। मतलब ये जो 20 बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, तो अब मुझे बताओ लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस था, डिक्रीज पे डेबिट, और कहाँ चला गया, रियलाइजेशन। तो अब लायबिलिटी किस नाम से पड़ी हुई है, रियलाइजेशन के नाम से क्रेडिट पड़ी हुई है। तो जब पे होगा तो यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्योंकि मेरे पास आउटसाइड लायबिलिटीज़ का बैलेंस नहीं है। तो ध्यान रखना, कोई भी असेट बिकेगी, असेट के लिए रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करना है। कोई भी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे तो लायबिलिटीज़ का नाम नहीं लिखोगे, रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। तो क्रेडिटर टू बैंक नहीं होगी, रियलाइजेशन टू बैंक होगी। ठीक है, और कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 19। क्लियर। तो ये एंट्री बनी बच्चे हमारी पेमेंट की, रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, तो बताओ रियलाइजेशन एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक कितनी पेमेंट कर रहे हो, 19। जितनी कर रहे हो करो, उतने से एंट्री करो, कम या ज़्यादा आपका मैटर नहीं है, आपको सिर्फ बिकने और पेमेंट की एंट्री करनी है। और यहाँ एक्सप्लेनेशन देनी है ब्रैकेट में, ये किस चीज़ की है, क्रेडिटर पे। ठीक है, बताओ ये एंट्री क्या होगी,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, यहाँ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, एक बार यहीं पे दे देनी है किसकी एंट्री डली है। अभी तो मैं आपको एंट्री करके बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से नहीं बताऊंगी, मैं एंट्री बोलूँगी रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी, बैंक के क्रेडिट में, ठीक है। तो मतलब बैंक अकाउंट के लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं है, ठीक है। जो आप करोगे उसके बेस पे ही आगे चलता जाएगा। आगे चलो, एक्सपेंस, देखो मैंने कैसे सम स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, जो जो कुछ होना चाहिए था लाइन से ऐसे चल के नीचे चलती जा रही हूँ एंट्री सोच के, अब लास्ट लाइन रह गई बस। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, असेट को रियलाइज करने के खर्चे, मतलब असेट को बिकवाने के खर्चे, जिन्हें हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, वाइंड अप एक्सपेंसेस भी कहते हैं। वाइंड अप मतलब बिजनेस को बंद करने के खर्चे। अमाउंटेड टू ₹12, कितने खर्चे हुए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12। तो कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज बिज़नेस बंद हो रहा है, हम अपने बैलेंस शीट के सारे बैलेंस तो ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें कोई नए खर्चे इस टाइम जो हो रहे हैं उनके लिए कोई नया नाम यूज़ नहीं करना। हमें पता है रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खर्चे इसके डेबिट में आते हैं, इनकम इसके क्रेडिट में आती है, ठीक है। तो आपने खर्चों के लिए खर्चे का नाम नहीं लिखना, डायरेक्ट रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं खर्चे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। देखो मैं खर्चे का किसी का नाम लिखूँ, मान लो असेट को बिकवाने के लिए आपने कमीशन दिया, तो एंट्री हुई कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक नया नाम यूज़ कर लिया, इसको डेबिट किया, तो मेरे पास इसका डेबिट बैलेंस बचेगा। बिजनेस बंद हो रहा है, बैलेंस तो बचना ही नहीं चाहिए, तो खर्चे कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, रियलाइजेशन में, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को बेचने के लिए खुला है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए खुला है। टुगेदर विद रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो खर्चे इसके डेबिट पे जाने हैं, इनकम इसके क्रेडिट में आनी है। तो मैं ट्रांसफ़र करूँगी तो कैसे करूँगी, इसका बैलेंस खत्म करने के लिए, तो कमीशन डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, रियलाइजेशन में। तो ओवरऑल एंट्री बताओ क्या बनी, कमीशन डेबिट हुआ, कमीशन क्रेडिट हुआ, तो एंट्री क्या बची, रियलाइजेशन टू कैश ही तो बची। तो मैं यही तो कह रही हूँ, खर्चे रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, तो खर्चों के लिए डायरेक्ट आपने रियलाइजेशन को डेबिट करना है, खर्चे का नाम नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, हमें कोई नया नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो खर्चे के लिए डायरेक्ट रियलाइजेशन को डेबिट करोगे, खर्चे का नाम नहीं लिखोगे, दो एंट्री का फंडा नहीं डालोगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्ट टू बैंक आएगा। ये नहीं कि पहले खर्चे का नाम लिखोगे फिर ट्रांसफ़र करोगे। मुझे पता है ओवरऑल दो एंट्री कट के बैठेगी तो वही रियलाइजेशन टू बैंक। तो इस चैप्टर में कोई आपको नया नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खर्चे रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, तो डायरेक्ट मैं किसको डेबिट कर दूँगी, रियलाइजेशन को ही डेबिट कर दूँगी। तो एंट्री बैठी रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। कितने थे खर्चे, 12, तो रियलाइजेशन के डेबिट में 12, एंट्री का अपोजिट टू बैंक। ये किस चीज़ की मैंने एंट्री डाली है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री हो रही है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन 12, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको पता है मैंने कहा था सम यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे चली मैं ऐसे करके जैसे जैसे बिकने वो ख़त्म। अब आपको पता है ख़त्म, तो आप कहोगे सम ख़त्म, यस ख़त्म। लेकिन जब मैं ऐसे लाइन से चली नीचे तक आई, उसके बाद आपको लास्ट में सिर्फ एक चीज़ और चेक करनी है। क्या, एक बार बैलेंस शीट की असेट साइड में चेक करो कि क्या सारी असेट बिक गई हैं, चेक करो। आपके पास डेटर्स थे, डेटर से रियलाइज़ हो गया, यस 35। आपके पास बैलेंस शीट में स्टॉक था, स्टॉक से 45 रियलाइज़ हो गया। मशीनरी थी, मशीनरी से भी रियलाइज़ हो गया, मतलब मशीनरी भी बिक गई। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग थी, वो भी बिक गई। आपने असेट को चेक किया। सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर लास्ट में जब आप चेक करोगे ऐसे, अगर किसी भी असेट का नीचे रियलाइज प्राइस नहीं दिया, मतलब बिकने वाला प्राइस नहीं दिया कि ये कितने में बिकी है, तो आप कहोगे फिर क्या करेंगे। ध्यान रखना, किसी भी असेट का अगर रियलाइज प्राइस गिवन नहीं है
तो उसकी वैल्यू को नील माना जाता है, मतलब उससे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ। ये नॉलेज के लिए, कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ तो एंट्री तो होगी नहीं, ज़ीरो की एंट्री थोड़ी करोगे, ठीक है। तो अगर जिन असेट का नीचे रियलाइज प्राइस नहीं दिया हुआ, वो कितने में बिकी, उनका प्राइस नील माना जाता है, तो कोई एंट्री नहीं होगी। ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार MCQ में या किसी में भी पूछ लेता है कि जिन असेट्स का रियलाइज प्राइस नहीं गिवन होता तो उनकी वैल्यू कितनी मानी जाती है, नील। तो नील की तो एंट्री नहीं करोगे। असेट, तो इसका मतलब आपको असेट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो नील ही मानी जाती है, जिनकी बिकने वाला प्राइस गिवन नहीं होता नीचे। तो नील है तो नील की तो एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक बार आउटसाइड लायबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? आउटसाइड लायबिलिटीज़। अगर किसी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो गिवन है उसकी पेमेंट के लिए नीचे नहीं कहा गया कि कितनी करनी है, जैसे इस टाइम कहा था कि 19 करनी है, 5% कम करनी है, बाई चांस ये क्रेडिटर वाली लाइन ना दी होती तो फिर आप क्रेडिटर्स की कितनी पेमेंट करते। तो ध्यान रखना, जिन आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहा गया होता कितनी पेमेंट करनी है, तो उनकी बुक वैल्यू पे ही पूरी पेमेंट कर दी जाती है। जैसे अगर इस क्रेडिटर की पेमेंट के लिए नीचे नहीं बताया होता बैलेंस शीट के नीचे कि 5% कम करनी है, तो पूरा सम करने के बाद आप आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पूरी पेमेंट कर देते बुक वैल्यू पे और उसकी एंट्री डाल देते। तो पूरा सम करने के बाद आपको असेट को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो नील मानी जाती है कि कुछ भी रिसीव हुआ ही नहीं है, उससे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ तो एंट्री नहीं करनी। लेकिन आउटसाइड लायबिलिटीज़ को चेक करना है, जिन आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए नीचे नहीं कहा गया तो इनकी अपने आप फुल पेमेंट करने की एंट्री डाल दोगे, ठीक है। तो आपको पता है इस टाइम तो कहा गया था। अब मैं इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करती हूँ, ध्यान से देखना, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर। दिस इज द इनकम साइड, दिस इज द एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। इस साइड का बच्चे टोटल है, ये वाला साइड ज़्यादा है, 2,83,800। इसमें से ये वाला टोटल माइनस कर दो, ठीक है। 2,83,800, इसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दो। तो बताओ, ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है, कौन सा साइड ज़्यादा है? इनकम। तो ये लेस किया तो ये मेरे पास प्रॉफिट निकल के आया। आपको पता है ये जो रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट निकालता है ये किस वजह से आता है? आपने इसके अंदर सारी असेट ट्रांसफ़र की, सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की, असेट को बिकने की एंट्री डालते गए, ये नहीं देखा कम में बिक रही है ज़्यादा में, आप एंट्री डालते रहते हो। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है ये इसी वजह से निकल के आता है। कोई असेट कम में बिक रही होती है, ज़्यादा में, ओवरऑल सारी असेट और लायबिलिटीज़ की वजह से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस वजह से। तो आप बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? पार्टनर का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे कितनी दी हुई है? 3:2। तो 3:2 में बांट लोगे ये 5280 3520, ठीक है, ये बांट लिया। आप मुझे इसकी एंट्री बता सकते हो, ये प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? पार्टनर को प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज पे क्रेडिट। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है? रियलाइजेशन। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ए और बी के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करो 5280 3520, एंट्री का अपोजिट बाय रियलाइजेशन, ठीक है। ये एंट्री ट्रांसफ़र की होगी जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते थे वही। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस, तो ए और बी के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन ये ट्रांसफ़र हो गया। तो अब मेरा रियलाइजेशन अकाउंट बच्चे क्लोज हो चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है मेरा। अब मैं आपको पता है इस अकाउंट तक असेट बिकती हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है। सेकंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स लोन की। पार्टनर्स लोन क्वेश्चन में था नहीं इसलिए मैंने बनाया नहीं। थर्ड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की, इसकी पेमेंट करते हैं। टोटल करो 1,55,280, 93,520, 1,55,280, 93,520। ये कैपिटल का बैलेंस निकल के आया। आपको पता हमने आज तक पार्टनर को कैश नहीं दिया, लेकिन आज बिजनेस बंद हो रहा है,
जितना भी ये कैपिटल का बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आगे नहीं आना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बननी, बिजनेस ही बंद हो रहा है। तो जितना भी ये कैपिटल का बैलेंस निकल के आया, ये आज हम पार्टनर को पे कर देंगे। जो आपने 11 में सीखी थी ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। आज कैपिटल को डेबिट कर दोगे, टू कैश पे कर दोगे, कैपिटल टू कैश कर दोगे। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? कौन सा साइड ज़्यादा था? क्रेडिट। तो ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। देखो अगर मैं बैलेंस लिखती तो टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जिस साइड ब्रॉट डाउन होता है उस चीज़ का वो बैलेंस बचता है। तो ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। तो आपने क्रेडिट बैलेंस का मतलब, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस ने बिजनेस बंद डिसोल्यूशन के टाइम पार्टनर को इतना पे करना है, फाइनली इतना पे करना है। ठीक है, तो अब पे करो इतना इतना। तो बताओ कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। डिक्रीज पे डेबिट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लास्ट एंट्री है। बताओ कितना पे करना है? 1,55,280, 93,520। ठीक है, ये पे करना है। तो बताओ ए और बी के डेबिट में, तो ए और बी के डेबिट तो है ही, इसके आगे एंट्री का अपोजिट क्या लिखना है? टू बैंक। आज बैलेंस नहीं लिखोगे, पे कर दोगे। तो ये फाइनल पेमेंट कर दी आपने पार्टनर को, डिसोल्यूशन फाइनल पेमेंट। क्योंकि इसकी एंट्री, ये जो बैलेंस निकल के आता है, इसकी पे करने की एंट्री ये है, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक। तो ए और बी के डेबिट में लिखा हुआ है, टू बैंक आ गया। आप बताओ ये एंट्री कहीं और जाएगी? बैंक एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। बताओ ए को कितनी पेमेंट की गई है? 1,55,280, 93,520। ये लास्ट एंट्री है जो यहाँ पे टू बैंक या बैंक के क्रेडिट में बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। देखो बैंक अकाउंट के लिए कोई नई एंट्री नहीं करनी, ये लास्ट एंट्री थी, इसका अफेक्ट बैंक में गया। देखो हमारे पास बैंक का बैलेंस ऑलरेडी इतना था, असेट को बेचने से इतना आया। ठीक है, ये जो टोटल पैसे आए उससे आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट की, खर्चे की पेमेंट की, लोन था नहीं पार्टनर की पेमेंट की। तो आपको पता है सम की वेरिफिकेशन क्या है? आपके बैंक के दोनों साइड का टोटल क्या करेगा? मैच। क्योंकि हमारे पास बैंक का इतना बैलेंस था, इतना असेट को बेचने से आया और सारा पेमेंट के लिए यूज़ हो गया। तो ये दोनों साइड का टोटल मैच करने का मतलब आपका पूरा सम सही है। ठीक है, तो ये था बच्चे पूरा।